नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से ही लगे होंगे। चलिए आपके लिए एक प्यारी सी शायरी लाए हैं, सुनिएगा। कहते हैं, आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारों घर का सुख चैन गवाने को, सब छोड़ आए जीवन सफल बनाने को। ये सारी उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी सफलता के लिए घर से बाहर दूर कहीं रहकर पढ़ रहे हैं। देखिए शायरी बहुत अच्छी है। आना जाना छोड़ चुके यानी बार बार हम घर जाते हैं घर आते हैं, ये समस्या हमने त्याग दिया। और पर्वों यानी शादी विवाह पर्व त्योहार से हमने नाता तोड़ लिया है। फिर कहते हैं, देखिए किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन से, यानी कि घर का सुख चैन तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन किसका? अब वहां जाएंगे देखेंगे बाहर के जो लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, कढ़ाई में ही चाय बना करके पी लेते हैं, मैगी कढ़ाई में ही और रोटी भी कढ़ाई में, तवा की जरूरत नहीं, इक्के में सब काम हो जाना है भाई। तो भाई ऐसे जिंदगी वो जीते हैं। तो ये जिंदगी किन के लिए भाई? तो स्टूडेंट इस तरह से जिंदगी जो जीते हैं उन्हीं की जीवन सफल होती है। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के एक संस्कृत हैं जिनका नाम है पीयूषम, जिसके बारे में हम लोग पिछले दिन यानी पहले चैप्टर में इसका बारे में चर्चा हमने किया था। और आज हम लोग उसके दूसरे चैप्टर यानी कि पाटलिपुत्र वैभव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पाटलिपुत्र वैभव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं, चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से बच्चे। कहते हैं, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यते। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य, राजधानी नगरम, राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम, सर्वेषु कालेषु महत्यम धार्यतः। यानी पूरा का हिंदी अर्थ समझिएगा। बिहार राज्य का मतलब हुआ का, बिहार राज्य के या का राजधानी नगर जिनका नाम है पाटलिपुत्र, अभी वर्तमान नाम है पटना, प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना। दूसरा पूछेगा, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। आपसे पूछेगा किसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है? तो पटना का, ठीक है ना। घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है। तो किसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र? चलिए, पाटलिपुत्र सर्वेषु माने सभी कालों में, सर्वेषु सभी, कालेषु माने काल में, महत्व धार्यत महत्व धारण किए हुए हैं। यानी प्राचीन काल में भी पटना का बड़ा महत्व था यानी पाटलिपुत्र का, और वर्तमान समय में भी पटना का बड़ा ही महत्व है। तो पहला पंक्ति का लाइन समझ गए, अर्थ समझ गए कि बिहार राज्य की राजधानी पटना, इसका महत्व सभी कालों में, यानी प्राचीन काल में तो थी ही, मध्य काल में हुआ ही, और आधुनिक काल में भी उसका बड़ा ही महत्व है। अस्य इतिहासे सार्ध सहस्त्र द्वि वर्ष मिति वर्तते। अस्य इतिहासे सार्ध सह द्वि वर्ष मिति वर्तते, यानी इनका इतिहास, अस्य इतिहास माने इनका इतिहास है, सार्ध सहस्त्र द्वि यानी कि 25 समझिए, 2500 यानी 2000 प्लस 500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। माने भारत पटना का जो इतिहास है यानी पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुरानी है? 2500। तो फिर से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना समय पुराना है? 1000, 1500, 2000, 2500। कितना लिखेंगे? 2500। यानी कि यहाँ पर लिखा है सार्ध सहस्त्र द्वि वर्ष परिमिति। इसका मतलब हुआ कि पटना का प्राचीन इतिहास जो है वह कितने वर्ष पुरानी है? 2500।
आगे चलेंगे। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योगम क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम। अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्र है, यानी यहाँ के जो धार्मिक क्षेत्र है वो, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, जो उद्योग क्षेत्र है, च माने और, विशेषण माने खास करके जो इसके अच्छाई है, ध्यान आकर्षण, लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी पटना किस किस के लिए प्रसिद्ध है भाई? तब प्रसिद्ध है धार्मिक क्षेत्र के लिए। अब कहेगा धार्मिक क्षेत्र क्या? अगर आप पटना गए होंगे तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनका शरण स्थली पटना रहा है। इन लोगों का आना जाना पटना रहा है। ठीक है। ऐसे भगवान महावीर का जन्म हुआ था बगल वैशाली जिला के कुंडग्राम में, लेकिन वो बराबर जो है ना, वो पटना से होते हुए जाते थे कहाँ? नालंदा, फिर नालंदा से वापस वैशाली आते थे। तो इस तरह से पटना आना जाना उनका रहा करता था। चलिए, एक नंबर। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी नेपाल के लुम्बिनी, और वहां से वो चंपारण होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, वैशाली होते, पटना होते हुए नालंदा जाते थे। तो इस तरह से उन्हें पटना आना जाना इस रास्ते से होता था। यानी कुल मिलाकर के दोनों दोनों धर्म का एक जगह था पटना। चलो, ये तो हुआ। दूसरा, वहां के और धार्मिक क्षेत्र हैं, जैसे सिखों के धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, उनका जन्म स्थल पटना है। पटना सिटी में उनका जन्म स्थान हुआ है, तो वो भी एक जगह धार्मिक क्षेत्र है। तीसरा, वहाँ की सबसे प्रसिद्ध मंदिर में एक है महावीर मंदिर और दूसरा है पटन देवी मंदिर। तो इन सब मामलों से अगर देखा जाए तो पटना पांच पांच चीजों से क्या है? धार्मिक क्षेत्र है। पटना एक जिला है, बिहार राज्य की क्या है? राजधानी है, लेकिन एक जिला है। 5 धार्मिक स्थल है वहां पर, यानी गया, सॉरी, ये बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए महावीर मंदिर है, अब पटन देवी मंदिर, और सिखों के लिए। तो धार्मिक क्षेत्र हुआ। तो ये धार्मिक क्षेत्र है इतना, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भिन्न प्रकार के राजनीतिक कहानियां वहां वहां करती है। वहां पटना में बिहार राज्य की राजधानी होने के कारण बहुत सारे मंत्री संतरी रहते हैं। गांधी मैदान आप सुनते होंगे, तो गांधी मैदान में बहुत सारे राजनीतिक हमेशा कुछ ना कुछ जुलूस इत्यादि हुआ करता है। बउआ जी सुनिए ना प्रेम से। उद्योग क्षेत्र, वहाँ बहुत सारे उद्योग भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग भी हैं, जिनमें आप वहाँ पर देखेंगे खिलौने उद्योग हैं, शीशा उद्योग है, और छोटे बड़े प्लाई उद्योग इत्यादि इत्यादि उद्योग हैं। यानी विशेष लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्त्रिज फाह्यान हुएंसांग इति सिंह प्रभृतः पाटलिपुत्र से वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। देखिए, विदेशिका माने विदेशों के, यात्रिना यात्री, जैसे याद रखेंगे मेगास्थनीस, फाहियान, हुएनसांग, इत सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्वर्ण ग्रंथेशु में किए हैं। याद रखेंगे, माने क्या होता था कि प्राचीन काल में जैसे यूनान के दार्शनिक हो, चीन के हों, तो बाहर के दार्शनिक हमारे बिहार आते थे। बिहार में खास करके पाटलिपुत्र आए। जब यहाँ आए, यहाँ रहे, यहाँ से जानकारियां जो मिली उनको, यहाँ से जो ज्ञान मिला, उन्होंने जो देखा सुना, इस चीज को जाकर के अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया था। आप सुनते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अंग्रेज को थोड़ी मालूम था, हम लोगों को थोड़ी मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। हुआ यूं कि कुछ विद्वान चीन से आए हुए थे हमारे यहाँ, और उसने अपने धार्मिक ग्रंथ में, यानी यहां से जब वो देख करके गए थे, तो अपने ग्रंथ में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था। जब अंग्रेज का एक अधिकारी जब चीन में था, तो उसने पढ़ा कि भारत राज्य देश के बिहार राज्य के नालंदा जिला में एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती थी। उस विश्वविद्यालय में इतने 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक, बहुत दूर में फैला हुआ था। इसका महत्व इस तरह का था। जब वो पढ़ा, लेकिन उसका तबादला जब भारत हो गया, यानी जब वह चीन से भारत आया, तो उसे दिमाग में आया कि हमने तो चीन में किताब पढ़ी थी कि बिहार में एक इस तरह का है, चलो वहां ढूंढा जाए। जब बिहार में आया, खोजा नालंदा में, तो किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का कोई विश्वविद्यालय था भी। लेकिन वो किताब के जो जानकारी थी, उसके आधार पर जब वो ढूंढना शुरू किया, तो जाते जाते एक जगह पर टिलाएं मिली, मिट्टी का कुछ खंडहर। सोचा कि वो यहाँ पर कुछ खुदाई किया जाए। खुदाई करवाया तो वहां पर बहुत सारे अवशेष मिले, नहीं मिले,
अवशेष के आधार पर उसके जो किताब में वर्णन था, अभी जो आप नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं जो बना हुआ बनावट, वो ऐसा बनावट पहले नहीं था। वो एक अनुमानित बनाया गया है बाद में। नालंदा विश्वविद्यालय तो पहले कुछ और था, अब बनाया गया है एक अनुमान के आधार पर। यानी कहने का अर्थ है कि जो विद्वान हमारे यहाँ आए बिहार में, खास करके पटना में, उन्होंने जो देखा सुना वो अपने अपने स्मरण ग्रंथ में लिखा था। कौन कौन विद्वान थे तो याद रखिएगा, उनका नाम था मेगास्थनीज, राजा अशोक के समय में आए थे। इसके बाद फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। आपसे पूछेगा कि मेगास्थनी इन निम्न में से कौन विद्वान पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो आप लिख सकते हैं मेगास्थनी। चार गो में से कोई एगो नाम रहेगा, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। चलिए आगे चलते हैं। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचितो वर्तते। पाठे अस्मिन माने पाठ में, पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की गुणगान का सामान्यतया परिचय दिया गया है, यानी सामान्य रूप से इसका वर्णन किया गया है पाठ में। इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में खास करके पढ़ेंगे कि पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा गया है, माने उसका थोड़ा सा गौरव अनुभव हमें महसूस होगी। चलते हैं। अब पाठ देखते हैं, शुरू है, सुनिएगा। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वसनेतम पाटलिपुत्रम मनु अंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु माने प्राचीन काल में, भारतेषु भारतवर्ष के, नगरे नगर में अनेक, भारतवर्ष में अनेक नगर की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र अनुंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। और पाटलिपुत्र जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर था। यानी भारतवर्ष में प्राचीन काल में बहुत सारे नगर बने थे, स्थापना हुई थी, जिनमें गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक अलग नगर था। अनेक नगरों में पाटलिपुत्र कहाँ था, गंगा नदी के किनारे। तद्दिश्य दामोदर गुप्तम नाम कवि कुटमिता कुटनीम ताखे काव्यम कथति। तद्दिश्य दामोदर गुप्तम, यानी एक विद्वान थे जिनका नाम था दामोदर गुप्त। उन्होंने अपनी किताब, याद रखेंगे, जिनका नाम है कुटनीम ताखे, कुटमी नीम ताखे, इनमें उन्होंने वर्णन किया है पटना के बारे में। माने एक विद्वान थे जिनका क्या नाम था, दामोदर गुप्त। उन्होंने अपनी किताब जिनका नाम क्या था, कुटनीम ताखे। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ महानगर कौन है, पाटलिपुत्र, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा आपसे पूछेगा कि दामोदर गुप्त किस किताब की रचना किए थे, यानी किस ग्रंथ की रचना किए थे, तो क्या नाम है, कुटनीम ताखे। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कुटनीम ताखे ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दामोदर गुप्त, ठीक है ना, उल्टा करके पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं ये डबल हो गया था, आगे चलते हैं। अब उन्होंने दोहा में क्या लिखा है, यानी अपने ग्रंथ की जो एक श्लोक है उसमें क्या लिखते हैं, अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति माने हैं, मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम, मही तल तिलकम और सरस्वती कुल गृहम महानगरम। यानी वो कहते हैं पटना के बारे में वर्णन करते हुए, कुट निम्ताख्य ग्रंथ है उनमें एक श्लोक लिखे हैं, और वो क्या कहते हैं कि यहाँ की जो धरती है, पटना की जो महानगर है, उनकी जो धरती है वो सरस्वती कुल गृहम, यानी सरस्वती का निवास स्थान है। पटना को उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कि सरस्वती का यह क्या है, निवास स्थान। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान का जन्म हुआ है। अभी भी आप पूरे भारतवर्ष में अगर सर्च करेंगे, आईपीएस और आईएएस सबसे ज्यादा किस राज्य से निकलती है, तो बिहार राज्य से निकलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस बड़े बड़े रैंक पद पर जो अगर जाते हैं तो वह कहाँ से जाते हैं, बिहार से जाते हैं। हाँ, चोर की कमी नहीं है हमारे बिहार में, बेईमान की कमी नहीं, वो अलग सी बात है, लेकिन विद्वानों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, ये ऐसी बात है। तो ये बात सरस्वती कुल गृहम, माने यहाँ हमारे देश में हर घर में सरस्वती निवास करती है, ऐसा किसने कहा भाई,
तो दामोदर गुप्त अपनी किताब जिनका नाम है कुटनीम ताख्य में फिर कहते हैं, देखिए महीतल तिलकम। महीतल तिलकम का मतलब हुआ कि यहाँ पर लक्ष्मी का भी वास है, यानी धन दौलत का भी हमारे बिहार में कमी नहीं, धन की कमी नहीं और सरस्वती का भी कमी नहीं, यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हमारे बिहार में हैं। अब कहते हैं नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम, और जिसका नाम है पाटलिपुत्र, उन्होंने क्या कहा, जिसका क्या नाम है भाई, पाटलिपुत्र। यानी कुल मिलाकर के पाटलिपुत्र का वर्णन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हमारे पाटलिपुत्र में हर घर में सरस्वती और लक्ष्मी का निवास है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इतिहासे सूर्यते यत्र गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिता आसित। इतिहासे सूर्यते माने इतिहास में ऐसा कहा गया है, माने लिखा गया है, यत्र गंगास तीरे, गंगा नदी के किनारे स्थित, बुद्ध काले, बुद्ध काल में जब भगवान बुद्ध के समय थे, पाटली ग्राम स्थिति आसित, यानी कि पाटली ग्राम नाम का एक गांव हुआ करता था, यानी जो आज पटना है, पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र, उससे पहले उनका नाम था पाटली ग्राम। कब? जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे। भगवान बुद्ध जब आते थे जाते थे तो वो शहर नहीं था, वो एक गांव था। वो गांव का क्या नाम था? पाटली ग्राम। कोई दिक्कत? कहाँ? गंगा नदी के किनारे, यानी वो नालंदा से आते थे पटना, तब पटना यानी वो आते थे पाटली ग्राम, वहां गंगा नदी को पार करते, तब आते थे वैशाली, वैशाली हाजीपुर से होते हुए निकल जाते थे कहाँ? मुजफ्फरपुर चंपारण होते हुए चले जाते थे कहाँ? कुशीनगर, अपने घर। ठीक है, फिर वहां से रिटर्न जाते थे कहाँ? नालंदा। तो ये आना जाना होता था, तो जिस समय वो आते जाते थे उस समय उसका क्या नाम था? पाटली ग्राम। यानी पटना का ही पुराना नाम क्या था भाई? तब पूछेगा आपसे कि बुद्ध काल में, यानी भगवान बुद्ध के समय में पाटना का यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। अब आगे चलेंगे। यत्र च भगवान बुद्धम बहुकीर्त्यम समागतः, यत्र च भगवान बुद्धम बहुकीर्तम समागतः, समागतः का मतलब हुआ रहना, वहां पर अवस्थित रह गए थे। यत्र च भगवान बुद्धम, जहां पर भगवान बुद्ध बहुत समय तक रहे थे, यानी उस पाटली ग्राम में आकर के ना, क्योंकि देखिए कुछ गांव वो तो साधु महात्मा थे, मुनि थे, जाते थे, जो अच्छा जगह रहता था वहां रह जाते थे, तो वो वहां पर गए थे तो बहुत समय वहां पर रहे भी थे। कहाँ? पाटली ग्राम में। तेन कथति मासितः यत् यद ग्रामस्यो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। सुनिए क्या कहते हैं, तेन कथ्यति माने उनके कहा अनुसार, किनके? भगवान बुद्ध के कहा अनुसार, यद ग्रामस्यो यह गांव महानगरम भविष्यति महानगर बनेगा भविष्य में। यानी भगवान बुद्ध जब आते थे वो गांव था पाटली ग्राम गांव, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि देखो ये जो गांव है ना, आने वाले समय में एक समय क्या बन जाएगी? महानगर बनेगी। ऐसा कहते कौन? भगवान बुद्ध। अपने समय में जब वो थे वहां पर तो उन्होंने देखा कि भाई गांव की स्थिति अच्छी होगी थोड़ी, तो उन्होंने कह दिया कि ये आने वाले समय में क्या बनेगी? महानगर। फिर उन्होंने कहा भविष्यति किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात, यानी वहां पर हमेशा कलह होगी, अग्निदाह होगी, यानी माने आपस में झगड़ा यहाँ के लोग करेंगे, अग्निदाह होगी माने आग यहाँ पर लगेंगे हमेशा, जलपुरस्य बाढ़ की हमेशा समस्या रहेगी, सर्वदा क्रांता भविष्यति यानी भविष्य में यह हमेशा इन चीजों से क्या रहेगी? पीड़ित होते रहेगी। कौन कौन चीज से? तो यहाँ के लोग आपस में झगड़ते रहेंगे, यहाँ के आग की समस्या रहेगी माने बराबर आग लगते रहेगा, और बाढ़ की समस्या। ये बात तो सही है क्योंकि गंगा नदी के किनारे हैं, सुनते होंगे कभी कभी बाढ़ इतना आता है कि पूरे पटना डूब जाता है क्या? चलिए, तो ये भगवान बुद्ध कहे थे किसके बारे में भाई? पाटलिपुत्र यानी पाटली ग्राम के बारे में कहे थे कि जो आज गांव है वो आने वाले समय में क्या बन जाएगी? महानगर बनेगी। महानगर तो बन जाएगी लेकिन फिर भी इस समस्या से पीड़ित रहेगी, यहाँ कलह अग्निदाह और बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। कालांतरे पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथ्यति। कालांतरे
पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्र मिति कथ्यते। देखिए कालांतरे माने समय बदलता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला। पाटलीग्राम, जो पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माने पाटलीग्राम को लोग धीरे धीरे क्या कहने लगे, पाटलिपुत्र कहने लगे, इनके नाम चेंज हो गया। अब आगे क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था था च अत्य आकृष्टम सिद्धि। अब सुनिए क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, यानी कि जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, काले माने उनके समय में, अस्य नगरस्य इस नगर की शोभा माने सुंदरता, रक्षा व्यवस्था और रक्षा की व्यवस्था जो थी, च माने और, यानी शोभा और रक्षा व्यवस्था, अत्यंत आकृष्टम सिद्धति यानी बहुत ही सुंदर थी और उत्तम थी। यानी किताब में क्या लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि जब राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटा कौन, बिंदुसार, उनके बेटा कौन, राजा अशोक। यानी राजा अशोक का जब शासन काल हुआ करता था, समझिए उस समय, तो आप यहाँ पर राजा अशोक नहीं बोलिएगा क्योंकि प्रसिद्ध राजा है, इसलिए हम बता दिए आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इनकी जो रक्षा व्यवस्था थी, किसकी, पटना की, बहुत सुंदर, और यहाँ की शोभा व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर थी। तो आपसे पूछेगा कि किसके शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था बड़ी ही उत्तम थी, क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आगे चलेंगे, यूनान राजदूता मेगास्थनिजा स्वस्मरणेषु निरूपयति। यूनान राजदूत, यूनान के रहने वाले मेगास्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति, यानी अपने स्मरण में, यानी अपनी किताब ग्रंथ में उन्होंने इनका वर्णन किया है। कहाँ के रहने वाले हैं, तब मेगास्थनिज, कहाँ के, यूनान के। आपको मालूम होगा कि राजा अशोक जब यूनान पर आक्रमण किया था, तो वहां की यूनान के जो राजा थे, उनकी बेटी थी सेलुकस। सेलुकस से उसने क्या कर लिए थे, शादी कर लिए। सेलुकस की शायद बेटी थी या पता नहीं, नाम नहीं ध्यान में है, उनसे शादी कर लिए थे। तो वो राजा अपने तरफ से एक राजदूत भेजा था कि तुम जाकर के देखो कि राजा अशोक का राज्य का अच्छा है कि नहीं है, उनके बारे में जाकर के देखो, और वहां हमारी बेटी का किस तरह से रखा जा रहा है उसके बारे में। तो वही मेगास्थनीज राजदूत बन करके आया था। जब वो आया, पटना में रहा, देखा, तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो वह अपनी किताब में लिखा कि भाई पटना की रक्षा व्यवस्था तो बड़ी सुंदर है, बड़ी उत्तम है। ये बात किसने लिखा है, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। इसका मतलब है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान का, याद रखेंगे। क्या कहते हैं, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनम अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। समझेंगे, अस्य नगरस्य माने इस नगर के, वैभव माने धन दौलत, प्रियदर्शनिया, प्रियदर्शन मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत उत्कृष्ट, अशोकस्य अशोक के, समय समय में, सुतराम समृद्धम बहुत उत्तम था। देखिए सुनिएगा, यानी राजा अशोक के समय में ना बहुत समृद्ध हो गया था, माने यहाँ के लोगों के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। तो चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था अच्छी, और राजा अशोक के समय में यहाँ के लोगों की धन दौलत क्या हो गया था, भर गया। क्योंकि राजा अशोक क्या थे, बहुत बड़े आक्रमणकारी थे, लुटेरा थे, वो पूरे दुनिया को लूटे। भारत को, जो हमारा देश पटना था, उनकी राजधानी थी। उनका जो मौर्य काल था, मौर्य शासन, तो उनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। तब पाटलिपुत्र तो उनकी राजधानी थी, लेकिन वो लूटे तो दूसरे दूसरे देशों को, तो ला करके कहाँ रखते थे धन को। तो स्वाभाविक सी बात है कि पटना धीरे धीरे क्या हो गया, धनाढ्य हो गया। तो वही कहते हैं, उस समय में, किसके समय में, राजा अशोक के समय में यहाँ के लोगों में धन दौलत क्या हो गया था, बढ़ गया था, यानी कि यह बहुत समृद्ध राज्य बन गया था। और खास करके उस समय एक और कारण था। इसका कारण यह था कि जो हमारी पाटलिपुत्र है, यानी पटना, यानी बिहार, बिहार में उस समय ना नाम इसका हुआ करता था, याद रखेंगे, मगध। क्या नाम हुआ करता था, मगध। मगध के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर दो नदियां हैं, अभी भी है, एक गंगा है और एक कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल से निकलती है
और आकर के हमारे बिहार में मिल जाती है गंगा नदी से, और गंगा तो वहां से निकलती है, समझ रहे हैं। अब ये दोनों के द्रोणी क्षेत्र जो है, द्रोणी क्षेत्र ये काफी उपजाऊ थी उस समय में, तो इसीलिए बिहार यानी मगध उस समय काफी समृद्ध था। इसका दूसरा कारण था कि उस समय किसी जगह पर लोहा का खोज नहीं हुआ था। अपने बिहार में लोहा का खोज यानी मगध में लोहा का खोज हो चुका था। तो हमारे पास हथियार लोहे के, हल लोहे के नहीं, और उस समय लोग ज्यादा करके खेती बाड़ी ही करते थे, तो लोहा का हल होने के कारण अच्छी खेती बाड़ी होने लगी थी। तो हम दूसरे राज्य की अपेक्षा हम लोग क्या हो गए थे, ज्यादा उन्नत भी हो गए थे। ये आप क्लास 12 के इतिहास में जाकर के पढ़ सकते हैं, वहां पर इस तरह की बातें लिखी गई है। साथ ही मगध की जो राजधानी थी प्रारंभ में वो नालंदा हुआ करता था, यानी इसको कहते हैं राजगृह। राजगिरी 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ी के बीच में है, तो कोई दुश्मन हम पर चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि पहाड़ पर हम बैठल रहते थे और कोई दुश्मन चढ़ रहा है तो ऊपर से वार कर देते थे, तो हार जाता था नीचे वाला आदमी क्या, इसीलिए कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकता था, तो हम सुरक्षित थे। इन सब कारणों से उस समय क्या हुआ, राजा अशोक के समय में काफी समृद्ध हो गया था मगध यानी कि बिहार, पटना। अब आगे चलते हैं। कहते हैं बहु कालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा प्रवृत्ता इति राजशेखरी काव्य मिशांसन नाम के कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथे सादरम स्मरंती। सुनिएगा, बहु कालम माने समय बीतते गया, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र के यानी पटना के, प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवृत्त यानी सरस्वती का साक्षात कवि जिनका नाम है राजशेखर, यानी पटना में यानी पाटलिपुत्र में एक सरस्वती का महान साक्षात रूप एक कवि हुए जिनका नाम था राजशेखर। कहां उनका जन्म स्थान था, पटना। पटना के बारे में राजशेखर क्या लिखते हैं, सुनिएगा। उनकी एक किताब है जिनका नाम है काव्य मीमांस। स्व काव्य का मतलब हुआ अपना, स्व माने होता है अपना, काव्य मीमांस एक किताब है। उनकी एक रचना है जिनका नाम है काव्य मीमांस। उनमें कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ सादरम स्मरंती, उन्होंने पटना के बारे में बड़ा सुंदर रंग से वर्णन किया है। तो अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, काव्य मीमांस किनकी रचना है, तो राजशेखर की। या ऐसे पूछ सकता है राजशेखर की निम्न में से कौन सी रचना है, तो क्या लिखेंगे, काव्य मीमांस। ठीक है, तो दो बातें समझ गए। एक वहां पर पढ़े आप लोग दामोदर गुप्त, एक पढ़े आप दामोदर गुप्त, तो दामोदर गुप्त ने क्या लिखा था, तो कुटमी कुट नीमताख्य, और दूसरा राजशेखर क्या लिखे हैं, काव्य मीमांस। ठीक है, ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चा भगचका जाता है कि उसका वाला उसके में उसका यही कुत्ता का कान हिरन में या हिरन का कान कुत्ता में, ऐसा मत लगाइएगा। हरवरी में गरवरी नहीं पढ़े होंगे बच्चा में। चलिए आगे चलते हैं। तो समझ गए क्या लिखते हैं, सुनिएगा। अत्रोपव वर्ष अत्रोप वर्ष वर्षाविह पाननी पिंगलम विह व्याधि वरुचि पिचत अंजलि इह परिचिता ख्यातिम ख्याति अनुपम जम्बु। क्या कहते सुनिएगा, अत्रो माने यहाँ, वर्ष वर्षावि माने यहाँ पर समय समय पर, माने कहने का अर्थ है पाटलिपुत्र में समय समय पर पाननी पिंगल इत्यादि की रचना हुई है। यानी कि जो हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं या अन्य प्रकार के जो ऋषि मुनि हुए, उनका बारी बारी से यहाँ पर आना जाना रहा है। जैसे में नाम दिए हैं उन्होंने पाननी का और फिंगल का। उन्होंने बताया कि ये लोग ऋषि मुनि ना यहाँ पर आते रहते थे। वरुचि अंजलि पतंजलि ई परिचिता ख्याति अनुजम, और यहाँ पर वरुचि पतंजलि इत्यादि ऋषि भी आए जिनकी नाम जो है काफी प्रसिद्ध रहा है। यानी काव्य मीमांस में क्या लिखा गया, उन्होंने क्या कहा कि जो पाटलिपुत्र जगह है, इस जगह पर महान महान ऋषि का आना जाना रहा। उन ऋषि में क्या क्या नाम रखे हैं, तो उनका नाम है पाननी, पिंगल, वरुचि, पतंजलि इत्यादि। ये सब ऋषि यहाँ आए, यहाँ रह करके और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना किया है। जैसे पतंजलि का नाम आप सुनते होंगे। पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है, योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है,
योग के। योग नामक ग्रंथ की रचना पतंजलि ने की थी। आज जो हम लोग व्यायाम करते हैं 1 2 3 स्कूल में करते हैं ना, तो ये किसने लिखा सबसे पहले? पतंजलि ने लिखा। इसी तरह से हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, नियम कानून। व्याकरण का मतलब क्या? नियम कानून। व्याकरण इसी को कहते हैं। नियम कानून की किताब को क्या कहते हैं भाई? व्याकरण। क्या संविधान किसे कहते हैं? नियम कानून की किताब को ही संविधान कहते हैं। देश में क्या नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ के लोगों को, इस किताब को क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। हमें किस तरह से पढ़ना है, इसका नियम किस में लिखा गया है? व्याकरण में लिखा गया है। क्लियर? तो ये सब जो आए ना विद्वान लोग, तो इन लोगों ने तरह तरह की क्या किए हैं? रचना किए हैं। अब आगे क्या कहते हैं देखिएगा। कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण दिशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा पर्याप्तते। सुनिएगा, कतेषु माने फिर समय के बाद, धीरे धीरे की बात कर रहे हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन ग्रंथ हमें मिले हैं संस्कृत के बारे में। पुराण मीदम पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, उनका नाम था, क्या क्या नाम था? तब कुसुमपुर कुसुमपुर वा पर्याप्तते। यानी कुछ प्राचीन ग्रंथ हमको मिला है। जो आज पटना है ना, उस पटना का नाम उस समय में पुसुमपुर और कुसुमपुर था। तो आपसे पूछे जाए कि पुसुमपुर किसका नाम? कुसुम, हाँ, पुष्पपुर कहिए या पुष्प फूल, कुसुमपुर कहिए, ये किसका नाम? पटना का। यानी ऐसा माना जाता है कि पटना जो पाटलिग्राम था, उससे पहले, पाटलिग्राम से पहले यहाँ पर फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती थी। फूल की खेती ज्यादा होती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया पुष्पपुर और कुसुमपुर। ठीक ना? उस समय नाम हुआ करते थे। ये बात कहां से मिला है? तो कुछ संस्कृत का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस जगह का नाम क्या रखा गया था? कुसुमपुर। आगे चलते हैं। अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहु उत्पादनम भवति स्म। अनेन ज्ञाते माने ऐसा माना गया है, ऐसा ज्ञात है कि इस नगर के आसपास, समीपे माने आसपास, पुष्प बहु उत्पादनम, बहुत फूल का उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम रखा गया था पुष्पपुर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे पढ़िएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में वहां पर पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो हमको हिंदी में है, लिखना तो आराम से आप लिख सकते हैं वहां पर। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटलिपुत्र पाटली पुष्पा नाम पु पुतलिकाराचना आश्रितस्य प्रचलति शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त काल वंशे काले अति प्रचलित। सुनिएगा, कहते हैं पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पु पुतलिकार रचना आश्रितस्य प्राचीनतम शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त काल वंश गुप्त शासन काले अति प्रचलित। बड़ा सुंदर बात लिखा है। क्या कहते हैं सुनिएगा, कि पाटलिपुत्र में एक पाटल पुष्पा नाम पु पुतलिकार का रचना, यानी कि पुतलिकारक एक रचनाकार थे, कोई विद्वान थे, जिन्होंने पटना के बारे में क्या लिखा है कि जब गुप्त वंश का शासन था, समुद्रगुप्त, महेंद्रगुप्त इत्यादि हुए थे ना, तो इनके शासन काल में पटना में शरद काल में, शरद का मतलब हो जाता है जो ठंडा का मौसम होता है, शरद काल, यानी कि हम लोगों का जब दुर्गा पूजा होता है अभी के समय में, तो उस समय में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आपसे पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में। किस समय मनाया जाता था? तो शरद काल में। ठीक है, शरद काल में। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव। ठीक है, यानी पटना में एक महोत्सव था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। वह गुप्त वंश के शासन काल के समय में मनाया जाता, जैसे आज दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है, ठीक वैसे वहां पर मनाया जाता था पटना में। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अत्र सर्वे जना आनंद मंगना अनुभव, तत्र सर्वे जना आनंद मगना अनुभव, यानी कहते हैं वहां पर, तत्र माने वहां पर, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, आनंद मंगना माने प्रसन्न हो जाते थे। यानी कि जब पर्व होता था
तो लोग ना काफी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अभी भी दुर्गा पूजा होने वाली होती है, 10 दिन पहले से ही लोगों का मन रहता है एकदम प्रसन्न, कि बार मेला जाएंगे, है कि नहीं, फलाना फलाना चीज खाएंगे, खेलेंगे, देखेंगे क्या। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जी के लिए झुनझुना लेते आएंगे। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम उतनों तो लाइए भाई, सब आदमी थोड़े थोड़े लाइएगा तो ज्यादा हमारा ढेरी हो जाएगा। हाँ तो भाई एक एक के बड़ी लाइए ना। आइए किताब की ओर। तो कहते हैं तत्र सर्वे जना, यानी कि सभी लोग वहां पर क्या हो जाते थे, प्रसन्न। जब मौसम आता था ना, वो कमोदी महोत्सव का समय आता था, तो लोग क्या हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशे ये समारोह दृश्यते। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, यानी आज जो संप्रति माने जैसा आज दुर्गा पूजा के समय समारोह दृश्यते, जैसा समारोह देखते हैं वैसा ही समारोह कब होती थी, कमोदी महोत्सव में होती थी। यानी उस समय किसकी पूजा होती थी, इस बारे में चर्चा ना है, लेकिन आज जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में समारोह करते हैं, जितनी प्रसन्नता खुशी होती है, उतनी प्रसन्नता खुशी कब होती थी, कमोदी महोत्सव में होती थी। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से सब लोग। काल चक्रस्ताद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्षम सहस्त्र परिमिति जीर्णास अनुभूतः। काल चक्र यानी कि समय बदलता गया, यद्यपि मध्य काले मध्य शासन काल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णानुभवत, छिन्न हो गया। माने उनकी जो प्राचीन संपदा थी ना, समझिए एक तरह से छिन्न हो गई। जीर्ण मतलब हो जाता है कि उनकी जो महत्व थी वो धीरे धीरे कम हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में तो खूब महत्व था, कब के समय में, जब राजा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासन काल में तो उत्तम रक्षा व्यवस्था, उत्तम धन दौलत, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मध्य काल आया तो उनकी थोड़ी सी महत्ता क्या हो गई है, कम हो गई है। अब आगे सुनिएगा। तस्य संकेते अनेकेषु सहस्त्र ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिति लभ्यते। तस्य संकेत, इसका संकेत, अनेकेषु अनेक सारे साहित्य ग्रंथ में मिले हैं, जिनमें मुद्रा राक्षस एक प्रमुख है। एक ग्रंथ का नाम है जिनका नाम है मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में पटना के बारे में लिखा गया, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है कि मध्यकाल में, यानी मध्यकाल यानी अंग्रेजी शासनकाल, तो उस समय शासनकाल में इसका जो महत्व था ना थोड़ा सा कम हो गया था। ये ऐसा लिखा गया किसमें, मुद्रा राक्षस में। अब आगे कहते हैं मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। मुगल वंश में, लेकिन मुगल वंश में इन फिर से समृद्ध हुआ था। यानी अंग्रेज से पहले की बात है, अंग्रेज से पहले मुद्रा राक्षस का निर्माण हुआ था। उस समय थोड़ा सा इसका महत्व कमा था, लेकिन बाद में जब मुगल शासन काल आया, मुगल माने क्या, बाबर, अकबर, इनका शासन काल आया, तो एक फिर से समृद्ध नगर बन गया। कौन, पटना। वही कहते हैं मुगल वंश से अस्य नगरस्य समृद्धो जाता, फिर से समृद्ध हो गया, माने यहाँ की धन दौलत फिर से बढ़ गई महत्व। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता है। आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन माने वही अंग्रेजी शासन काल में इसका फिर से विकास शुरू हो गया। माने बीच में तो कम गया था मध्य काल में, जब गुप्त वंश सॉरी इसका मुगल वंश आया तो धीरे धीरे उसकी उन्नति हुई, और अंग्रेजी शासन काल में फिर से इसका विकास शुरू हुआ। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, सुनिएगा। नगरमिदम मध्य काले ए पटनेति नामकरम प्रसिद्धम गातः। नगरमिदम मध्य काले, यानी मध्य काल में नगर का पटनेति नामकरणम प्रसिद्धमागतः, यानी कि पटना का जो पालिका देवी थी, यानी पटन देवी, देवी जिसको कहते हैं हम लोग, तो उनको कहते हैं कि उनका विकास हुआ था। यानी उस समय में मध्य काल में ही उनका निर्माण हुआ था, किसका, पटना नगर का। अस्य च शब्द पटनमिति शब्दार्थ निर्गतः अस्य पालिका देवी पटनमिति अद्यपि पूज्यते। यानी कहने का अर्थ है कि जिस समय पटना नगर का निर्माण हुआ था, उस समय एक देवी का विकास, यानी एक देवी का नाम प्रसिद्ध आया था, जिनका बाद में नाम रखा गया क्या, पालिका देवी पटन देवी। पालिका देवी पटन देवी, यानी पटन देवी ने ही पटना नगर का निर्माण किया है, उनके विकास में इनका बड़ा ही महत्व रहा है, ऐसा हमारे किताब ग्रंथ में लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि पटना के पालिका देवी किसे कहते हैं, पटन देवी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर जो भी क्या कहते हैं उसको,
नेता लोग जब जीतते हैं, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं। पटन देवी मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जैसे हमारे समस्तीपुर की एक अभी सांसद जीती है, सांसद जिसका नाम है सांभवी सांभवी कुमारी, जो ये क्या कहते हैं, लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, तो उससे इस बार पिछले बार जो सांसद का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें पटना समस्तीपुर से वो लोकसभा क्षेत्र से जीती थी। तो वहाँ की जो सबसे बड़ी मंदिर थी, थानेश्वर मंदिर कहते हैं, उसको पूरा सजाया था। कुछ लोगों का कहना हुआ कि जिस समय से मंदिर का निर्माण हुआ उस समय से आज तक इतनी फूलों से उसे नहीं सजाया गया था, ऐसा नहीं सजाया गया था जैसा इस बार सजाया गया है। यानी कहने का अर्थ है, सांभवी जब जीती तो अपनी खुशी में उस मंदिर को पहले तो अच्छी तरह से रंगवाई, पेंटिंग पुंटिंग जो भी था करवाई, फिर फूलों से खूब अच्छी तरह से सजाई, फिर पूजा अर्चना हुआ। समझ में आई बातें? यानी कि उसी तरह से पटना के जो प्रसिद्ध देवी हैं पटन देवी, उनको पालिका देवी कहा जाता है। यानी वहाँ के लोग सबसे ज्यादा, यानी हर घरों में उनकी जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं अवस्थित हैं, वहां के लोग रखते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अस्ति विशालो वर्तते विहार राजस्य राजधानी चासित। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी बाद में पाटलिपुत्र का नाम विशाल वर्तते बिहार राजस्य राजधानी आचिस, यानी बिहार राज्य के राजधानी का नाम बाद में क्या रख दिया गया? पटना रख दिया गया। पाटलिपुत्र चेंज करके बिहार राज्य की राजधानी क्या नाम रख दिया गया? पटना रख दिया गया। अब आगे, अनुदिनम नगरस्यम विस्तारम भवति। अनुदिनम माने आए हुए दिन, नगरस्य नगर का विस्तारम भवति, विस्तार हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है? इसका विस्तार। तो सब नगर का हो रहा है, कोई उसी का थोड़ी हो रहा है, सब नगर का हो रहा है। लेकिन यहाँ लिखा गया पटना का धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, माने नया नया क्षेत्र उसमें जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, पटना कहलाते जा रहा है। अब आगे कहते हैं, अस्यो उत्तरस्यम दिशि गंगा नदी प्रवहति। अस्यो उत्तरस्य दिशि माने इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आपसे पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? पटना से उत्तर है, हम लोगों से वो दक्षिण है। गंगा नदी हम लोगों से क्या है भाई? दक्षिण है, लेकिन पटना से क्या है? उत्तर है। तो आपसे पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? कहीं उल्टा कह दिया, गंगा नदी के किस दिशा में पटना है? दक्षिण दिशा में है। गंगा से किस दिशा में? दक्षिण में। अब पटना से किस दिशा में गंगा? उत्तर। थोड़ा दिमाग खोपड़िया रखिएगा वहां पर, कहीं उल्टा घुमा के पूछ दिया तो मामला फंस जाएगा। नहीं फंस जाएगा, आप उत्तर में लगा दीजिएगा, हो जाएगा गलती। पूछेगा पटना से किस दिशा में गंगा नदी है? तो उत्तर। गंगा नदी से किस दिशा में पटना है? दक्षिण न बोलेंगे जी, बंदर है। चलिए आगे, अस्या ऊपरी, ध्यान देंगे, तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचन रेलवे सेतु रपि निर्मितामो वर्तते। देखिए, तस्या ऊपरी माने उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश के सबसे बड़ी, दीर्घतम माने सबसे बड़ी, सेतु माने पुल है। यानी पटना में ही दुनिया यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ी सड़क पुल कहाँ भाई? पटना में है। आपसे पूछेगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ी सड़क पुल गांधी सेतु कहाँ है? सोनी पूछे कौन नाम? उसका क्या नाम है भाई? गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ी सड़क पुल कहाँ है? पटना में है। किंच रेल यान सेतुरपि निर्माण या नो मानो वर्तते। और यहाँ पर रेल निर्माण का भी, मतलब यहाँ पर रेल का भी क्या हुआ है? पुल बना है। तो रेल पुल भी है और सड़क पुल। तो रेल पुल उतना लंबा नहीं है, सड़क पुल सबसे लंबा है, याद रखेंगे। लगभग सुनते हैं 8-9 किलोमीटर में है, 8-9 किलोमीटर है ना जी। आगे, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयात संति। नगरे अस्मिन् यानी इन नगर में उत्कृष्ट
माने सबसे अच्छा अच्छा चीज का है? त संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान वही चिड़ियाघर, मौर्य काल का अवशेष, मौर्य काल का जो अवशेष यानी राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो अवशेष है, अवशेष, महावीर मंदिर है इत्यादि दर्शनीय जगह है। यानी यहाँ लोग जाते हैं तो इन सब जगह पर घूमते हैं। तो आप लोग बताएंगे इनमें से किस जगह पर कोई घूमे हैं? आप लोग कहीं नहीं गए घूमने के लिए? हम लोग गए थे घूमने के लिए एक बार। देखिए हम एक बार अपने जीवन में यात्रा किए थे घूमने के लिए, खास करके 50 में एक बार हम लोग घूमने के लिए गए थे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग गए थे, याद रखेंगे, गए थे जैविक उद्यान। पहले तो गए थे हवाई अड्डा कि भाई हवाई जहाज देखेंगे, चढ़ेंगे तो नहीं देखेंगे, नहीं गए चढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोगों को एंट्री होने ही नहीं दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया, ठीक है। तो विवेक छोटा था, तो एक गार्ड जो कहा कि ठीक है आप लोग तो अंदर नहीं जा सकते हैं। हम लोग बोले भाई कि हमको एक प्लेटफॉर्म टिकट दे दीजिए, हम लोग चढ़ेंगे नहीं, कम से अंदर देख लेंगे कि भाई कैसा है। कहा ये नहीं होता है, टिकट कटाइएगा उड़ने वाला तब होगा, तब जा सकते हैं अंदर, बिना उड़े वाला टिकट में नहीं होगा। तो हम लोग घूम के चले आए। तो एक गार्ड था ना, कोई थे थोड़ा सा, तो बोले कि ठीक है तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, बच्चा को हम दिखा देते हैं। तब विवेक को उसके साथ भेजे, तो वो ले गया और एक साइड से थोड़ा सा कहीं जगह था देखने का, वहां से उसको उठा करके दिखा दिया, जहाज उसे लगा हुआ था वो सब दिखा दिया। हम लोग अंदर नहीं जा पाए। फिर वहां से रिटर्न हम लोग आए तो सबसे पहले गए जैविक उद्यान। देखिए एक दिन की यात्रा में सब हो गया था। तो जैविक उद्यान पटना का चिड़ियाघर घूमे, टिकट बाहर में करता है। फिर वहां से हम लोग निकले जब यहाँ से चिड़ियाघर से, तो हम लोग चले गए ये संग्रहालय। संग्रहालय गए, संग्रहालय में भी बाहर टिकट लगता है, वहां टिकट कटाए, फिर वहां घूमे। उसके बाद चले गए हम लोग गोलघर, यहाँ से चले गए गोलघर, यहाँ गोलघर देखे। और गोलघर देखने के बाद फिर वापस आए तो तारामंडल देखे। तारामंडल देखने के बाद रात हो गई, तो फिर हम लोग अब रिटर्न आना था, तो सोनपुर मेला घूमते हुए घर वापस आ गए। नहीं सही बात, हाँ गोलघर था ऊपर सीढ़ी, देखिए ना पूरा पूरा खंडहर, खंडहर क्या है, और उसके बाहर में ना अच्छा कोई सजावट उजावट नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है। गोलघर के बाहर में आप जाएंगे तो देखेंगे जैसे पुराना तुराना जैसा है, और उसमें बाहर से सीढ़ी है, उसी पर सीढ़ी पर लोग चढ़ के जाता है, फिर दूसरे तरफ से उतर जाता है। 200 कुछ सीढ़ियाँ हैं, गोल है, मोटी मोटी दीवारें हैं। अब बाहर में कोई दुकान उकान आपको नहीं नजर आएगा, बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ पर कोई टिकट उकट नहीं लगता है गोलघर में। गोलघर जाने में जिस समय हम लोग गए थे, अब नया में पता नहीं क्या है, लेकिन उस समय गए थे तो उस समय टिकट नहीं था। और बाद में हम लोग जब इस काम में हम जुड़े हैं तो पटना सिटी गए थे, तो वहाँ मौका मिला घूमने का, वही गुरुद्वारा, सिखों के जो 10वें गुरु हैं वहाँ हम लोग जा करके रहे हैं, 2-4 घंटा बैठे हैं, क्योंकि बीच में होल्ड होता है, हम जब काम में जाते हैं तो वहाँ पर 2-3 घंटा का होल्ड हो जाता है। तो हम वहाँ पर आराम से, शांति जगह, एकदम बहुत ही सुंदर जगह है, साफ सफाई बिल्कुल, एक इतनी आपको तिनका नहीं मिलेगा, इतनी एकदम सफाई वहाँ पर है। बहुत बड़ी जगह में है, ऐसा नहीं कि छोटा जगह में है, बहुत साफ सफाई। और वहाँ पर मतलब लंगर भी चलते रहता है, खाना हमेशा चलते रहता है, खाइए आराम से। हम खाए थे उसमें। आइए किताब की ओर। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दसम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा रेती नामना प्रसिद्ध वर्तते। देखिएगा, प्राचीन पटना नगर यानी प्राचीन जो पटना नगर है, सिख संप्रदाय के लिए, सिख संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल माने पूजा करने योग्य है। सिख संप्रदाय के लोग ना इस पटना नगर को पूजा करते हैं। किसके लिए? तो दसम गुरु यानी 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा धर्म की स्थापना किया था। याद रखेंगे किस धर्म की स्थापना किया उन्होंने? खालसा धर्म की स्थापना की। उनके लिए ये गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। तो वो जो गुरुद्वारा है ना, जहां पर अभी हम लोग जाते हैं रहते हैं, वो उनका जन्मस्थल ही नहीं है वास्तविक। वास्तविक उनका जन्मस्थल, उनका जन्म वास्तव में हुआ है गाय घाट में। गाय घाट में जगह है, जब आप गंगा पार करेंगे ना, यानी हाजीपुर से पुल पार करेंगे, अब पटना में इन करेंगे तो पहली जगह आती है गाय घाट। गाय घाट में ही उनका जन्म हुआ। वहां पर भी है गुरुद्वारा, लेकिन छोटा सा है। लेकिन ये जो जहां रहते हैं, एक राय जी यानी एक यादव वंश का वो मकान था, उसी में ये रहते थे। जब वो धीरे धीरे वो मकान को ये अपना रख लिए, तो उसी जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं। वो बहुत बहुत जगह बड़ी दूर में फैला हुआ है, और वो बहुत सुंदर है। ऐसे पटना में जहाँ पर वो खेलते थे,
जहाँ पर वो मतलब और सब क्रियाएं करते थे। तो कई जगह घूमने की जगह है वहाँ पर इनके नाम से, सिखों के नाम से, लेकिन वो पटना सिटी वाला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वही कहते हैं कि गुरुद्वारा वहां पर है, और वो गुरुद्वारा किसका भाई? तो सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। तो आपसे पूछेगा कि सिख के कैमे गुरु थे हुए? 10वें। खालसा वंश की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। या पटना गुरुद्वारा किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह के सिख क्या कहते हैं उसको, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां से देखिए, तत्र देशास्य तीर्थयात्री दर्शनाय आनयंती, और वहां पर दर्शन के लिए बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। ए पाटलिपुत्र प्राचीन काले अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मानचित्रे नगरम मिदम महत्वपूर्णम। एवं पाटलिपुत्र के प्राचीनता के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवशेष जो हैं वह संग्रहालय में रखा गया है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से देश से लोग आते हैं। यानी प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं वो पटना के संग्रहालय में रखा गया है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से देश से लोग पटना घूमने के लिए आते हैं संग्रहालय में। ठीक है। अब वहां जाएंगे ना संग्रहालय में, तो जैसे इन करेंगे तो गेट पर ना आपको पहले टिकट कटना है, कटा लीजिए 5 रुपया। हम उस समय टिकट लगा था, हम लोग गए थे तब। बाहर में तोप रखी हुई है, एक तोप जो है बिल्कुल मतलब जो होता है वो बनाया है, वैसा रखा गया है। उसके बाद जब इन करेंगे तो बहुत सुंदर सा भवन है। इन करेंगे ना तो सबसे पहले जैसे गेट में अंदर करेंगे तो बाहर में ही एक बहुत बड़ा पुराना 5000 वर्ष 5000 वर्ष पुराना एक पेड़ की टुकड़ा रखा हुआ है। वो अब पत्थर हो चुका। हम लोग गए थे तो उसको खोद के देखे थे, तो खुदा नहीं रहा था, एकदम था, उसमें लिखा हुआ था 5000 वर्ष। यानी दीदारगंज एक जगह है, दीदारगंज के मतलब नदियों में वहां पर वह पेड़ मिला था। तब पता चला कि बहुत पुरानी है, तो उसको ला करके संग्रहालय में रख दिया गया है। उसके बाद अंदर जाएंगे तो बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं, खास करके जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसको, राजेंद्र राजेंद्र कक्ष आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, तो उनके लिए एक अलग से मकान है। वो किस कपड़े को पहनते थे, किस खुरपी का उपयोग करते थे, कार में कौन झंडा, नहीं, इस सब चीज उनकी कक्ष में रखा हुआ है। आप जाएंगे तो अंदर में देखेंगे। फिर बिहार की जो कलाकृतियां हुआ करती थी, ये सब कोयला उला का टुकड़ा उकड़ा सब वहां पर रखा हुआ है, देखेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे पाटलिपुत्र संबंधित कुछ बातें जो हमारी किताब में लिखा गया था। आप अभी तक सुन रहे थे राकेश का गुलेटन समाचार भाई। देखिए भाई, अच्छा तो कहानी देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको कहानी की तरह सुनाइए। तो ठीक है, कहानी की तरह ही सुन लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, इस पाठ में ना वर्णन किया गया है पटना के बारे में। ध्यान देखिए, इस पाठ में पटना के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, एक विद्वान थे जिनका नाम था दामोदर गुप्त। उन्होंने अपनी किताब कुटनीमताख्य में वर्णन किया कि पटना एक प्रसिद्ध जगह था, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोगों का आना जाना रहा, सरस्वती और लक्ष्मी का यह घर रहा है, ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। इसके बाद हम लोग प्राचीन काल की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त और अशोक के समय में ये काफी समृद्ध रहा। राजा चंद्रगुप्त के समय में इनकी शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था सबसे उत्तम। अशोक के समय में काफी ये धन दौलत में रही थी, वैभव में अच्छा रहा था। अब उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब मध्यकाल आई तो इसकी व्यवस्था क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, इनकी प्रसिद्धि थोड़ी कमने लगी। लेकिन जब अंग्रेजी शासन काल आया तो ये काफी प्रसिद्ध हुआ, धीरे धीरे और बढ़ा। गुप्त वंश के शासन काल में भी बढ़ा, और गुप्त वंश में सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था रही, यहाँ पर एक पर्व मनाया गया जिसका नाम था, क्या नाम था, कौमोदी महोत्सव, जो शरद काल में मनाया जाता था, बड़ी सुंदर था। चलिए, ये सब तो बात था। अब आधुनिक समय की, अभी की वर्तमान में पटना काफी प्रसिद्ध नगर बन गया, बिहार राज्य की राजधानी बनी, और इसकी विस्तार दिन प्रतिदिन होती जा रही है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल में गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, पट्टन देवी मंदिर है, सिखों के 10वें गुरु के गुरुद्वारा है। ये सब यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। यह गंगा नदी के किनारे
बसा हुआ है और पटना से उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। एशिया का सबसे बड़ी पुल है। ये सब लिखना है। चलिए अब आप जो सुने हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सुनाइए हमें कि आप लोग क्या सीखे अभी तक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? चलिए बहुत अच्छा, तो कौन जाएगा? 10वां गुरु कौन थे भाई? अच्छा, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ये लोग हम लोग पढ़ लिए थे हिंदी में, नहीं? सिखों के पहले गुरु और 10वें गुरु चलिए आगे। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर के पालिका देवी किसे कहा गया है? पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता, सरस्वती देवी। कौन होगा भाई? तो हम लोग पढ़ लिया अभी पटन देवी, पटना का पटन देवी। अब आगे चलेंगे। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? काव्य मीमांस, मुद्रा राक्षस, मृक्षमटिका, अतिकटिका, कूटनीतम। दामोदर गुप्त ने किसका रचना किया है? कूटनीमत। चलिए जो नाम है सो ना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना भाई? चलिए तो ये सब तो याद है, 25। बहुत अच्छा। आगे क्या हो गया भाई? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। चलिए सब याद है सब लोगों को। बुद्ध काल पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटली ग्राम था। उस समय इसका क्या नाम था भाई? आगे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल, मुगल वंश, गुप्त वंश के, अंग्रेजों के शासनकाल में। कब हुआ था भाई? तब मध्यकाल में। कब हुआ था भाई? मध्यकाल में। अब आगे, कूटनीम काव्य अस्य रचनाकार। कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन थे? राजशेखर थे। कौन थे? कौन थे बताइए? हाँ, दामोदर गुप्त थे। दामोदर गुप्त थे। राजशेखर कौन थे भाई? राजशेखर तो इसका रचना किए थे। किसका? काव्य मीमांस का। काव्य राजशेखर किसका रचना किए थे? काव्य मीमांस का। अब आगे चलेंगे। देखिए यहां पर नाम आ गया है। काव्य मीमांस नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? मीमांस जो भी है कौन थे? चलिए आगे चलेंगे। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। माने किस महापुरुष का जन्म पटना हुआ था? गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें से गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहां भाई? पटना है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम। अशोक के समय में पटना का वैभव कैसा था? विप्रा, असमृद्धम, समृद्धम, कोई नहीं। कैसा होगा? देखिए सबको याद हो गया। कह रहे हैं कि हमको याद ही नहीं हो रहा है। पढ़ाएंगे तो याद काहे नहीं होगा भाई? बिहार राज्य से कस्मिन नगरे गोल गिरहम अस्ति। बिहार राज्य के किस नगर में गोल घर है? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में है भाई। आगे, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? यानी वहां पर एक किताब है जिसका नाम है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो ये दोनों है, पुष्पपुर भी है और कुसुमपुर। तो अब ऑप्शन में जाएंगे कौन में? पहले पुष्पपुर में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए भी नहीं दिया है, तो इसीलिए किस में जाएंगे? ए। तो क्या लिखेंगे? पुष्पपुर। यूनान के राजदूत कौन थे? बताइए। अभी बताए थे, यूनान वाला पूछ सकता है, नाम दिल है। 4 गो था ना जी, मेगास्थनीज था, फाहियान था, सिंह था, ये सब थे ना। तो इसमें कौन यूनान के रहने वाले कौन? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। यूनान के रहने वाले कौन थे? अच्छा, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव कब? चलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी ना। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? पाटलिपुत्र में। ठीक है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो हम पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसकी जो रक्षा व्यवस्था थी, शोभा व्यवस्था बड़ी ही सुंदर थी अति। तो क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य।
मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? अशोक के समय में। नहीं बताए थे? अशोक वहां के जो किसके, अरे इसका नाम नहीं है, सिकंदर, महान यूनान के शासक सिकंदर थे। सिकंदर जब वह आया था हमारे भारत पर आक्रमण कर रहा था, सुनिएगा, जब सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए जब आया तो चाणक्य गुरु थे और हमारे देश के राजा थे उस समय घनानंद। तो घनानंद जो था ना वो बहुत शराबी आदमी, जुआरी आदमी, वो जो है ना नशे में धूत था। जब घनानंद के पास गए कौन, चंद्रगुप्त, तो उस समय ना नाच देख रहा था वो ऑर्केस्ट्रा। राजा जो थे हमारे देश के राजा थे, मगध शासक जो थे वो नाच देख रहे थे। अरे उस समय जो नाच हो रहा था, अभी के जमाने में ऑर्केस्ट्रा, उस जमाने में वही, हाँ, तो वो चल रहा था। आई जब गया तो उसको कहा, किसको, जो स्टाफ होता है उसको, उसको क्या कहते हैं, द्वारपाल। तो द्वारपाल को कहा कि हमको राजा से मिलना है, तो कहा कि अभी नहीं जाना है। धक्का उक्का देते हुए घुस गया, पंडित जी थे घुस गए और घनानंद को जाकर के कहे कि भाई सिकंदर जो है वहां पर सिंधु नदी के किनारे आक्रमण करने के लिए इंतजार कर रहा है और तू यहाँ जो है क्या कर रहा है? हाँ बताओ, देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो इनको जो है चोटी उटी पकड़ के 40 पे चोटी उटी पकड़ के उसको भगा दिया थप्पड़ ऊपर धकेल भकेल दिया। हाँ, चंद्रगुप्त को नहीं देखे थी, चाणक्य को नहीं देखे, इतना बड़ा सिखा रखता था, सिखा उसको कहते थे, टीकी, टीकी नहीं कह के क्या कहते थे उसको, सिखा। अब वो वहां से जो है आए, आज सोचे कि देश की रक्षा करना हमारी, क्या बात करते हैं, देश की रक्षा करना हमारी कर्तव्य थोड़ा सा बनता है। राजा नहीं है तो क्या हुआ, हम कर देते हैं। वो जा करके सिकंदर के सैनिकों में कह दिया, अफवाह फैला दिया कि जो ये सिंधु नदी को पार करता है ना वो अनराइए जाता है, आंखें खत्म हो जाता है। झुट्टे के हल्ला कर दिया। गुरु महाराज था ही मतलब ये एक आध गो सैनिक क्या हुआ, पार जो किया ना से कुछ उसको शक हो गया, बीमारी, उसको लगा कि जो हमारा ना आंख गायब हो रहा है, झुट्टे में मैंने उभाग, मतलब उसको लगा कि हम अनरा रहे हैं, सिंधु को पार किया ना तो उसको लगा कि हम अनरा रहे हैं, तो डरे भाग गया सब वहां से, कोई आक्रमण नहीं किया। तब ना हमारे यहाँ सिकंदर आक्रमण नहीं किया भारत में, वो लौट गया था, आया था यमुना नदी थी सिंधु नदी के किनारे, लेकिन चाणक्य था वो दिमाग लगा दिया और झूठ के उसके सेना में अफवाह फैला दिया। ठीक है, तो वो सब वहां से रिटर्न हो गया। तो बाद में वहां के सिकंदर के बाद वहां पर उसका सेनापति शेलुकस जो है वह बना राजा यूनान का। इधर चंद्रगुप्त उसके बाद राजा बने, उसके बाद बिंदुसार, राजा अशोक बने। तो राजा अशोक जो है उसके सेलुकस पर आक्रमण कर दिया यूनान पर, उसको जीत लिया, उसकी बेटी से शादी की। तो अपने तरफ से उसने भेजा था कि जा करके देखो कि वहां की कैसी व्यवस्था है और हमारी बेटी को कैसा रखता है। तो कहाँ के रहने वाले थे ये मेगास्थनीज, यूनान के रहने वाले थे। किसके समय में आए थे? राजा अशोक के। माने उस समझिए एगो नहीं होता अपने समय में, अभी लड़की की शादी होती है तो उसका भाई जाता है उसके साथ में, लोखनिया नहीं उसको कहते हैं। तो उसी तरह से उस समय मेगास्थनीज आया था अशोक के समय में। हाँ बातें नहीं, हाँ उसको लोकनीय देहाती भाषा में बोलिए ना, बात तो वही हुआ। ध्यान दो, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है भाई? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो गांधी सेतु है कौन, ये सी नंबर ना। और राजेंद्र सेतु कहाँ है मालूम है आपको? अरे सोनो, ये अपना जो है ना जाते हैं इधर नहीं, गंगा किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं, सिमरिया, सिमरिया में जो पुल है ना उसका नाम है राजेंद्र सेतु। सिमरिया में पुल है ना उसका क्या नाम है? हम लोग देवघर जा रहे थे ना तो गंगा नदी में स्नान किए, वहां से फिर ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद जब सड़क पर गए तो वहाँ टमटम था, टमटम पर हम लोग बैठे, गंगा पार करके हथदा जा रहे थे, हथदा वहां से ट्रेन पकड़ते जाते। जब देखे ना तो ऊपर में लिखा हुआ था राजेंद्र सेतु, तो हमको याद आ गया कि गंगा नदी का पुल का क्या नाम है भाई? राजेंद्र सेतु। कहाँ? सिमरिया में। पटना में उसका नाम है गांधी सेतु। अब आगे चलेंगे, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसने दी है? माने इसको अच्छा सुंदर सा जो है स्थान किसने कहा है? तब मुद्रा राक्षस किसमें कहा गया है? ठीक है, सही बात है। नहीं देखिए क्वेश्चन क्या कहा समझिए,
परिभूत पुरंदर स्थानम, बड़ी सुंदर स्थान किसको कहा गया है, संज्ञा किसे कहा गया है, पाटलिपुत्र नगर को, ना कि मुद्रा राक्षस को। ये तो किताब का नाम है, किसको कहा गया भाई? ठीक है, आगे। कामोदी महोत्सव अति प्रचलित किसके शासन काल में था? तो मौर्य शासन, अशोक शासन, गुप्त शासन, इनमें से कोई नहीं। नहीं, गुप्त शासन काल में, गुप्त वंश शासन काल में कामोदी महोत्सव मनाया जाता। आगे, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के थे? सिख धर्म के। कौन के थे? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का वर्णन है भाई। सरस्वती कुल गिरह कौन सा महानगर था? पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी की पाटली, पाटली से बना है, पाटली से बना है पटना। पटन देवी तो वहां की देवता का नाम है, और वहां पाटली से बना है कौन? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है भाई? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र कहाँ भाई? गंगा नदी का ना जी, गंगा इधर लिखल है गंगा है वो। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्थि, पाटलिपुत्र का सबसे प्रसिद्ध जगह क्या है? गोलगिरह, माधवपुरम, ताजमहल, कुसुमपुरम। तो पटना का सबसे प्रसिद्ध गोलघर है, आप जाइएगा तो कम से कम गोलघर जरूर घूमेगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ, राजशेखर ने कौन ग्रंथ लिखे थे? काव्य मिशांस, बहुत सुंदर। काल चक्र के कारण कितने वर्ष के मध्यकाल में पटना की स्थिति का जर्जर हो गया था? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति, तो किताब में भी नहीं लिखा हुआ, नहीं 500 वर्ष होना चाहिए ऐसे, लेकिन किताब में नहीं है। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? वैभव माने धन दौलत, राजा अशोक, राजा अशोक के समय में। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या होता है? अर्थ, अर्थ क्या? वैभव का मतलब खूब धन दौलत। पाटलिपुत्र का वैभव, इसे बहुत क्वेश्चन है जी। पाटलिपुत्र वैभव के कवि कौन थे? पाटलिपुत्र वैभव के कवि कौन थे? राजा अशोक, दामोदर दास, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तब मेगास्थनीज थे। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में किसने लिखा था? मेगास्थनीज लिखे थे। वही आए थे तब देखे थे तो लिखे थे कि इस समय में, राजा अशोक के समय में ये काफी समृद्ध है। आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र कास्य तटे अवस्थित है, किस नदी के किनारे? अब लास्ट शायद क्वेश्चन है ये ना। चलिए तो आज के लिए इतने ही, यानी पूरा हमने आपको बताया चैप्टर के बारे में, साथ ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम आपको समझाए। तो आशा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बड़ी परेशानी होती है, मन उब जाता है। आप लोग देखिए, कमेंट करिए, तो एसी होगा तो फिर होगा फिर।